हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी 2020 मेंस और 2021 प्री एंड मेंस के संदर्भ में देख सकते हैं, या आने वाली अन्य परीक्षाओं के संदर्भ में हम लोग एक एनसीईआरटी की जो श्रृंखला चला रहे हैं पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत पहले पार्ट में। तो क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक में हम लोग तीसरे चैप्टर संविधान निर्माण में हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए हमने उसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा है। तो आज हम चौथे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। और जैसा कि हम लोग पहले की तरह इस बार भी संविधान की उद्देशिका और उसके चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग इस चैप्टर पे ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, सोशल साइंस के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति, इसे हम पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत इस किताब को रखते हैं। इसमें पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत अगर ऑप्शनल पॉलिटी है या PSIR आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें यूजफुल है। और साथ ही आप GS के पॉलिटी, ई गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, सोशल इशू के संदर्भ में आप लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इनका एप्लीकेशन आप अपने आंसर राइटिंग में दिखा सकते हैं। और हिंदी मीडियम में NCERT एकमात्र आधार है आपको जो सिलेक्शन का, जो आपको आगे ले जा सकती है। क्योंकि आजकल हिंदी मीडियम के लिए एक चर्चा है कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जड़ों से दूर हटते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप इस संदर्भ में क्लास 9 की जो पाठ्य पुस्तक है, जो लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और देखेंगे इसके संविधान निर्माण की बात हम लोग देख रहे थे। तो इस पे हम लोग चौथे पार्ट पे पढ़ेंगे। देख सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के संविधान में ये हम लोग इंदिरा सिविल सर्विसेज, ये जो हमारा चैनल है, इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं आने वाले अपडेट्स के लिए। तो हम भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में देख रहे थे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम देख सकते हैं यही संविधान का हमारे सार है, इसीलिए इसे प्रियम्बल कह सकते हैं, उद्देशिका कह सकते हैं। या जब भी हमारे संविधान विशेषज्ञों, हमारी न्यायपालिका को कोई भी विषय पर कोई सवाल ऐसा उठता है जो समझ नहीं आता है, या कोई आर्टिकल जिसके एक्सप्लेनेशन में, जिसका उनको अपनी जुडिशरी में, न्याय में कोई दिक्कत आती है, तो इसका सहारा लेते हैं। और देख सकते हैं इस संदर्भ में इससे बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं उद्देशिका को लेकर, बहुत सारे केस हैं, आपको आगे देखेंगे। तो हम देख सकते हैं भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है? हमारे नेताओं ने संविधान संबंधी विचार पढ़कर इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं में अपने बारे में जो कहता है वह संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। जैसा हमने आपको बताया क्या कि संविधान का दर्शन जो है हमारी उद्देशिका में छुपा हुआ है। उद्देशिका प्रस्तावना की बात कर सकते हैं इस संदर्भ में। तो हम देख सकते हैं इस संदर्भ में पहला है कि जब भी हम दर्शन की बात करेंगे तो दर्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी उद्देशिका में जो है संविधान का पूरा दर्शन है, या फिलॉसफी कह सकते हैं दर्शन कि उसका सार क्या है या उसका क्रक्स क्या है। तो हमारे संविधान के नेता जो थे या अपने नेताओं ने संविधान संबंधी विचार को पढ़कर इस बात को समझा सकते थे या समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने बारे में
ठीक है, अपने दर्शन के बारे में जो कहता है, ठीक है, पर संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। जो हमारा संविधान कह रहा है, जो हमारे संविधान में चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, वो हमारी संविधान की प्रस्तावना उसका क्या है, दर्शन के रूप में लिखी गई है, आपको बता दें। और दर्शन के संदर्भ में देख सकते हैं कि यहाँ से पीटी हो या मेंस हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। आपको मेंस आंसर राइटिंग में यहाँ से क्वेश्चन लिखने को मिलेगा। और देख सकते हैं सपने और वायदे के संदर्भ में आप बात करें तो भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में आप देख, उनकी पत्रिका है यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। तो सपने और वायदे के संदर्भ में देख सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं से पहले हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने भी संविधान के निर्माण के लिए अपने जो विचार दिए थे उनमें महात्मा गांधी का भी नाम आता है। आप देखेंगे कि निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम, ठीक है। क्योंकि संविधान निर्माताओं जो भी संविधान लिखे गए हैं, अब उन्होंने अपनी जो पत्रिकाएं पत्र जो भी गांधी जी लिखते थे उनमें क्या था, अपने देश के लिए संविधान, अपने लोगों के लिए क्या क्या अधिकार होने चाहिए, लोगों को क्या क्या काम करना चाहिए, ठीक है, दर्शन क्या होना चाहिए, ये उनकी किताबों में आपको मिलेगा, ठीक है। और देख सकते हैं इस संदर्भ में, तो इसीलिए कहा जाता है कि संविधान निर्माताओं की सूची में भी आपको एक नाम दिखेगा, महात्मा गांधी, लेकिन संविधान सभा की बैठक में आपको कहीं भी महात्मा गांधी नजर नहीं आएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि संविधान निर्माताओं की सूची में क्या है, एक नाम महात्मा गांधी का आता है। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर आप देखेंगे संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपेक्षा के बारे में लिखा था, ठीक है। उन्होंने यंग इंडिया में इसके लिए जो है अपनी एक अपेक्षा लिखी थी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकता है कि वो महात्मा गांधी कौन सी पुस्तिका है या किस सन में उन्होंने यंग इंडिया में अपने क्या लिखा था कि उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था, स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है, ठीक है। उन्होंने लिखा था ये यंग इंडिया में, तो देख सकते हैं, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना उसे संविधान को अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग मेल जोल से रहें, ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। आप देख सकते हैं कि जब यंग इंडिया में महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जिसमें उन्होंने क्या किया कि इसमें गुलामी और अधीनता की बात है, जिससे मुक्त हो भारत, मतलब औपनिवेशिक शासन की मुक्ति की बात करते हैं। और ऐसा प्रयास करूंगा जिसमें गरीब को भी लगे क्या, निम्न वर्ग आय के लोग, उच्च वर्ग के आय के लोग, दोनों वर्गों की भागीदारी बराबर हो। कोई ऐसा महसूस ना करे कि हमारा भारत के निर्माण में या संविधान में हमारी भागीदारी कम है। ऐसा आप देख सकते हैं, ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग ना रहे, ऐसे भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग मेलजोल से रहें। मतलब इसमें क्या है, धर्म निरपेक्षता की बात की गई है, पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, जिसे संविधान में बाद में जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं गांधी जी के विचारों में पहले से ही आपको जुड़ा हुआ है कि जिसमें सभी धर्मों के लोग मेलजोल से रहें। ऐसे क्योंकि भारत एक क्या है, बहुसंस्कृतिवादी, ठीक है, या विविधता में एकता वाला देश रहा है शुरू से ही। आप देख सकते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के रीजन में, अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म और अलग अलग खान पान, पहनावा, ठीक है, बोलचाल, भाषाएं, सभी कुछ अलग अलग मिलती हैं। तो ये फिर भी सभी लोग क्या हैं,
एक दूसरे से मेलजोल पे रहते हैं। आप देखते हैं डेमोग्राफिक में भी आप देखेंगे आप तो एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आते जा रहे हैं, जाना जाना है, ठीक है। तो ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ गांधी जी क्या कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं, जैसा कि हमारे संविधान में स्त्री पुरुष की समानता की बात की गई है। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं हूँगा। आप देखेंगे जो जो चीज़ें यंग इंडिया में 1931 में गांधी जी लिखते हैं अपने भारत के लिए, एक ऐसा संविधान चाहूँगा जिसमें लोगों की भागीदारी ऐसी हो या लोगों के लिए ये अधिकार हों, तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं आपको क्या लगेगी, संविधान निर्माताओं ने जो है संविधान निर्माण में या संविधान में जो है लिखी हुई हैं। इसलिए कहा जाता है क्या कि भारत संविधान सभा की जब बात आती है तो गांधी जी का नाम आता है तो आप चौंक जाते हैं, जबकि संविधान सभा की बैठक में गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उनके विचार, उनके आइडियाज़, उनकी राइटिंग, उनकी पुस्तकों का योगदान भारत के संविधान के निर्माण में आपको दिखाई पड़ेगा या दिख रहा है, आज भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं इस संदर्भ में, और भी अगर नाम बात करें भारत के संविधान के निर्माण में तो देख सकते हैं संविधान सदस्यों में पहला नाम आगे हम देख चुके हैं, कई पर्सनालिटीज आपको बता चुके हैं। तो अगले क्रम की पर्सनालिटीज में आपको बताते हैं। जन्म इनका बलदेव सिंह नाम है, आप देख सकते हैं 1901 में इनका जन्म होता है और 1961 में इनकी मृत्यु होती है। जन्म इनका हरियाणा में होता है। ये सफल उद्यमी थे। आपको ये भी चीज़ और बताई थी कि जो भी संविधान निर्माता थे या संविधान सदस्य थे, उनके अधिकतर नाम, उनका प्रोफेशंस कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और आपको वैसे भी जब कोई बड़ी पर्सनालिटीज हो जो संविधान के निर्माण में जिसने अपना योगदान दिया हो, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी, ठीक है। तो सफल उद्यमी पंजाब विधानसभा में आप देख सकते हैं पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। ये एक पंथक अकाली दल की पार्टी हुआ करती थी, उसमें नेता थे और संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा ये मनोनीत किए गए थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये रक्षा मंत्री बने थे। तो आप देख सकते हैं बलदेव सिंह का नाम आता है, तो बल लगा के रक्षा कर रहे थे देश की, आपको ऐसे याद रहेगा। हम आगे बात करेंगे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की बात होगी, तो आप देखेंगे इनका जन्म होता है 1887 में और 1971 में। तो जन्म देख सकते हैं, जन्म इनका गुजरात होता है, गुजरात में है। पेशे से ये वकील हैं, इतिहासकार भी हैं और भाषाविद भी थे। इनका 3 एरियाज में प्रोफेशन है, आप देख सकते थे, वकील, इतिहासकार और भाषाविदी। कांग्रेस नेता और गांधीवादी, इन्हें कांग्रेसी नेता और गांधीवादी नेता माना जाता है। गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये क्या हुए, स्वतंत्र पार्टी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है मंत्री बने और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी ये रहे थे। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र पार्टी आपको जब भी पूछा जाए तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का नाम आप लेंगे, क्योंकि ये संस्थापकों में से इनका नाम आता है। हम आगे बात करें तो देखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम। तो इनका जन्म 1901 और मृत्यु 1953 में होती है। जन्म पश्चिम बंगाल में है। अंतरिम सरकार में ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये प्रोफेशन से इनका देखेंगे तो ये शिक्षाविदी थे, वकील थे और आप देखेंगे तो हिंदू महासभा में सक्रिय रहे हैं। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में इनका नाम गिना जाता है या संस्थापक रहे हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आप देख सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। और आगे देखेंगे संविधान दर्शन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसी हम जो देख रहे थे कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या होंगे। बुनियादी मूल्य ही आपके दर्शन के रूप में होंगे और दर्शन के रूप में जो भारतीय संविधान की प्रियम्बल लिखी गई, उद्देशिका लिखी गई है, वही आपका दर्शन है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें तो इसी संदर्भ में आप बुनियादी मूल्यों की चर्चा आगे देख सकते हैं कि दर्शन में आप देखेंगे या भारतीय संविधान में जो चीज़ें लिखी गई थी दर्शन के रूप में, भेदभाव, गैर बराबरी, मुक्त भारत का डॉक्टर सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। आप देखेंगे अंबेडकर ने
भारत के संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, आप देखेंगे। और उन्होंने लगभग संविधान सभा की सभी बैठकों में भाग लिया है और जो है इन्हें ही संविधान निर्माण की जो है काफ़ी हद तक जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी। आप देखेंगे जो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में था, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता दूर कैसे की जा सकती है, इस पे उन्होंने बहुत सारी डिबेट की हैं संविधान सभा में और बहुत सारे इन्होंने जो है क्लास आर्टिकल्स को उनको जोड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं उनके विचार थे दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटी आलोचना की थी। कई जगह आप देखेंगे गांधी और अम्बेडकर में क्या है आलोचना होती है, क्योंकि दोनों के विचारों में अलग अलग थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कई जगह गांधी जी अम्बेडकर एक दूसरे की विचारधारा के क्या थे, विपरीत थे, तो वहीं पे एक दूसरे की कटी आलोचना कर सकते हैं, ये लोग करते थे। संविधान सभा में अंतिम भाषण में अपनी उन्होंने चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा था। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने लिखा था ये उनका अंतिम भाषण है। आप देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है गांधी जी के विचारों को संविधान में क्या था स्थान दिया गया था। उनमें कई जगह पे जो है अम्बेडकर से संविधान सभा के सदस्य थे, डिबेट हो रही थी। गांधी जी के विचारों को सम्मिलित करने के क्रम में अम्बेडकर के कई विचार क्या थे, सहमत नहीं थे, फिर भी उन्हें जो है संविधान में रखा गया। तो आप इसी बात को लिख रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है, तो आप देखेंगे हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी। ठीक है, राजनीति के मामले में क्या हो रहा, हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। ठीक है, अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को जो है नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, हमें अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब 26 जनवरी 1949 को जो है हम विरोधाभासों से भरे अपने जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, मतलब हमारा संविधान लागू होता है पूर्ण रूप से। हमारा संविधान हम 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस अपने संविधान के लागू होने के क्रम में अपनाते हैं। और इसकी 1930 से आप देख तुलना कर सकते हैं 31 से, कि उस समय 26 जनवरी 1950 जो है मनाया गया था, संविधान के बारे में बात की गई थी। इसीलिए हमारा संविधान के कुछ आर्टिकल जो हैं बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। राजनीति हमारे मामले में, राजनीति के मामले हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। यहाँ अम्बेडकर ठीक है आर्थिक और सामाजिक जीवन में जो असमानताएं थीं उनको लेकर ठीक है कोई नए जो है वैधानिक जिम्मेदारी जो है सरकारों पे नहीं डाली गई थी। डीपीएसपी के रूप में आप देखेंगे क्या था, उन पे एक नैतिक जिम्मेदारी डाली गई थी कि ये उनके लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। अगर सरकारें काम नहीं करेंगी तो क्या होगा, आने वाली सरकारें बदल देंगी। जनता वोट के माध्यम से राजनीति में कि जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सरकारें बदल जाएंगी। तो राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में हमें सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। ठीक है, यहाँ कहने जा रहे हैं कि जब तक सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन में जो है आर्थिक ढांचा जो ऐसा है ऐसा ही रहेगा, तब तक हम एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारने की बात है कि उनका यहाँ पे गांधी जी का अम्बेडकर का जो सिद्धांत था कि हम इसको नकारना जारी रखेंगे। क्योंकि जो आर्थिक आधार पर देख सकते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधार पर जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके जो है सामाजिक आर्थिक अधिकार कम थे, इसको लेकर उनमें मतभेद थे किनसे, गांधी जी से, अन्य संविधान जो है सभा के सदस्यों से। फिर पर इस विरोधाभास
और एक चीज़ बताते हैं, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे लगभग हर एरिया से बैठे थे, हर पार्टी के थे और हर रीजन के लोग थे, क्योंकि 10 लाख पर एक सदस्य बैठाला गया था संविधान सभा के निर्माण में। और उसी संविधान सभा के निर्माण से जो है सभी को डिबेट, अपनी बात रखने का, अपने अधिकारों को रखने की बात, अपने कर्तव्यों की बात सभी को इनमें रखने की बारी बारी से जिम्मेदारी दी थी और डिबेट हुई थी। तो हम देख सकते हैं हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे। ठीक है, हमें अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज भी हम लोग जो है 70 साल हो गए हमें अपने संविधान को लागू हुए या स्वतंत्रता को प्राप्त हुए आप कह सकते हैं, लेकिन अभी भी हम क्या है, सामाजिक आर्थिक समानता की बात पर अभी भी हम आर्थिक समानता और सामाजिक समानता की बात करें तो अभी भी हम इस पे बराबर अग्रसर हैं प्राप्त करने के लिए, अभी भी हम इसे प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसी की बात को लेकर जो है अम्बेडकर और गांधी अन्य सदस्यों के बीच में आलोचना के पॉइंट थे या एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे। तो आज भी सरकारें क्या है, डीपीएसपी को जो कानून बना रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे अपने समय के हिसाब से देख रहे हैं, कानून बना रहे हैं। दूसरी चीज़ हम अगर बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन गवर्नेंस उनका कैसे हो रहा है, ठीक है, इम्प्लिसिट कैसे हो रहा है। तो मेन चीज़ आप ये भी देखेंगे, यही आपको ई गवर्नेंस में पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत देखना है। और सोशल जस्टिस को आप ई गवर्नेंस से जोड़ेंगे। ई गवर्नेंस जब ठीक से काम करेगी, आप में इम्प्लिसिट होगा, तो सोशल जस्टिस आपको कहीं ना कहीं, सरकारें कानून तो बना देती हैं लेकिन वो कागज़ के रूप में रह जाते हैं। ई गवर्नेंस, उनका गवर्नेंस ठीक से नहीं या उनका इम्प्लिसिट नहीं हो पाता है और इसके माध्यम से सोशल जस्टिस पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो आपको सोशल जस्टिस, ई गवर्नेंस और पॉलिटी के सेक्शन को साथ साथ देखते हुए पढ़ना है कि कहाँ कौन सा पार्ट आपको एप्लीकेशन करना है। तो आप देख सकते हैं कि हम इस विरोधाभासपूर्ण जो है संपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, हमें अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालेंगे। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि वर्तमान समय में ऐसा नहीं है कि सरकारों ने इस पर काम नहीं किया है। हमें, या जिन्हें हम कह सकते हैं पिछली एनसीईआरटी में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो राजनीतिक या सामाजिक आर्थिक हाशिए पे पीछे चले गए थे, उन्हें सरकारों ने क्या है, काफ़ी हद तक क्या है, आगे लाने का काम किया है। चाहे वो, ठीक है, कानून बनाकर डीपीएसपी के आधार पर कानून बनाए हों, चाहे फिर मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो जनता को मूल अधिकार मिले हैं संविधान में, उनके लिए जो कानून बने हैं, उस आधार पर सामाजिक आर्थिक अधिकारों को काफ़ी हद तक प्राप्त भी किया जा चुका है। और देखेंगे राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालने की बजाय आज हम राजनीतिक लोकतंत्र में क्या है, 21वीं सदी में अपने विकास की ओर बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग इस पे जागरूक हो रहे हैं। तो कई हद तक चीज़ें ठीक भी हैं और कहीं हद तक चीज़ें आप इसमें आलोचना या समालोचना की बात कर सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। इसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर जोड़ें, अगर हम आगे बात करें तो देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का अगर नाम लें तो देखेंगे 1889 और 1964 में जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री रहे हैं, पेशे से वकील थे, कांग्रेसी नेता थे, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद, ठीक है, विरोध के पक्ष में थे। साम्राज्यवाद के तो समाजवादी थे, लोकतंत्रवादी थे, पर साम्राज्यवाद के विरोध में ये पक्षधर थे। आप देखेंगे बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। और अब बात करते हैं हम सोमनाथ लाहिड़ी का, तो 1901 में इनका जन्म होता है और 1984 में इनकी मृत्यु होती है। जन्म इनका आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में है। लेखक थे, संपादक थे और देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो आपने देखा होगा अभी तक जितनी पर्सनालिटीज़ पढ़े तो आपको हर एरिया से दिखाई पड़े, अलग अलग पार्टियों से दिखाई पड़ेंगे। भारत में बाद में पश्चिम बंगाल के विधानसभा के लिए सदस्य रहे हैं। और देखेंगे, आइए आखिर में हम 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के उस प्रसिद्ध भाषण को याद करें। यही भाषण वो है जिससे 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में जवाहरलाल नेहरू जो है दिल्ली के लाल किले की जो है
लाल किले से देते हैं, बरसों पहले अपनी नीयत के साथ साक्षात्कार किया था। ठीक है, बरसों पहले हमने अपनी नीयत के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब देखेंगे ठीक मध्यरात्रि की घंटा बजाएंगी, मतलब आधी रात का समय की बात की गई है, जब सारी दुनिया सोती होगी तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, पर ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। और आप देखेंगे जब एक युग का अंत होता है, जब